गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर कुछ प्रॉब्लम हो सेट ऑफ कैरी फॉर्वर्ड में तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, वरना फिर आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, बहुत ही आसान से चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्लबिंग ऑफ इनकम। तो क्लबिंग ऑफ इनकम जैसे नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पे हम लोग जैसे कि अगर एक एसएससी की बात करें तो उसने जो भी इनकम जनरेट की होती है उस पे उसको टैक्स पे करना है। मगर कुछ इनकम ऐसी होती है जो दूसरों की होती है, मगर आपको उसके लिए टैक्स पे करना है। वहाँ पे आपको दूसरे की इनकम क्लब करनी होती है अपनी इनकम में, और फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी आपकी जो है बनती है उस हिसाब से, दोनों इनकम को ऐड करने के बाद। तो इसी को बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, तो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर दूसरों की इनकम आपकी इनकम में, उस एसएससी की इनकम में ऐड की जाती है, वो यहाँ जैसे मैंने पहले बताया, जनरली एन एसएससी
is taxed in respect of his own income. But sometimes, in some exceptional circumstances, the basic principle is deviated and the assessee may be taxed in respect of income which legally belongs to somebody else. तो ऐसी इनकम जो दूसरे को बिलोंग करे लीगली, उसको आपको ऐड करना है उस असेसी की इनकम में और फिर आपको टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हाँ, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आया, अच्छा अभी समझ में आएगा। अभी तो देखो अभी कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मतलब क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब किसी दूसरे के जो भी कोई भी दूसरा कोई भी हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है या स्पाउस के केस में हस्बैंड वाइफ के केस में अगर हस्बैंड की इनकम है तो वाइफ की इनकम को ऐड करना है कब, ठीक है, या कोई माइनर है, तो वो सारी सिचुएशंस अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके कि स्पाउस के केस में क्या रूल्स है, माइनर के केस में क्या रूल्स है, कब आप उनकी इनकम को आपकी इनकम में ऐड करना होता है और कब, ठीक है। मतलब सपोज मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, ठीक है, मिस्टर एक्स के इनकम जो है सपोज 2 लाख रुपए, मिस्टर वाई की इनकम है 1 लाख रुपए। अभी क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या होता है, आप दूसरे की इनकम, सपोज मिस्टर वाई है, उनकी इनकम को आपको मिस्टर एक्स को भी ऐड करना पड़ा है इनकी इनकम में, ठीक है, जो उनकी बीटीआई आई वो आई मिस्टर एक्स इनकम एंड मिस्टर वाई इनकम दोनों को ऐड करने के बाद जो भी इनकम निकल के आ रही है वो इनकी टोटल इनकम हुई, उस पर इनको टैक्स करना है, यानी 3 लाख रुपए, इसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ, ठीक है, अभी क्लियर हो गया। जैसे कि यहाँ पे दिया गया, अर्लियर द टैक्स पेयर्स मेड एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी by transferring their asset in favor of family members or by arranging their sources of income in such a way that tax incidence falls on others whereas benefit of income is derived by them। तो अभी पहले क्या होता था, जो भी लोग अपना टैक्स अवॉइड करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए अपने जो भी असेट होते थे, जो इनकम्स होती थी, अपनी इनकम अपने असेट को दूसरे को ट्रांसफर तो इससे क्या होता था, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो गई। मगर अभी ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अभी अगर वो इनकम जो है आपने दूसरे को ट्रांसफर की जाएगी और फिर वहां पर जो है देखेंगे कि भाई किस सिचुएशन में ये ट्रांसफर की गई है, क्या कौन सी सिचुएशन में ये ट्रांसफर हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ेगा जो इनकम आपने ट्रांसफर की है उस पर, ठीक है। So, counteract such practices of tax avoidance, necessary provisions have been incorporated in Section 60 to 64 of the Income Tax Act. Hence, a person is liable to pay tax on his income as well as income belonging to other on fulfillment of certain conditions. Inclusion of others income in the income of assessee is called clubbing of income। जब हम ऐड करते हैं दूसरे की इनकम को उसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। एंड द इनकम विच इज नॉट इंक्लूडेड इज कॉल्ड डीम्ड इनकम। जो सॉरी एंड द इनकम विच इज सो इंक्लूडेड इज कॉल्ड डीम्ड इनकम। जो दूसरे की इनकम को आप इंक्लूड करते हो अपनी इनकम में उसको बोलते हैं डीम्ड इनकम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग क्लबिंग ऑफ इनकम, खैर इससे कोई मतलब नहीं है, हाँ। टर्म्स, टर्म्स कौन कौन से अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। ट्रांसफरर मतलब द पर्सन हु ट्रांसफर एनी बिलोंगिंग्स स्पेसिफिकली हिज असेट इनकम, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, असेट हो सकता है या फिर इनकम हो सकता है, टू अनदर पर्सन, ठीक है। जो ऐसा पर्सन जो अपना कोई इनकम अपनी या फिर कोई असेट किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफरर, ठीक है। द पर्सन हु ट्रांसफर्स एनी ऑफ हिज बिलोंगिंग्स स्पेसिफिकली हिज असेट्स इनकम्स टू अनदर पर्सन इज नोन एज ट्रांसफरर, ठीक है। ट्रांसफरी से क्या मतलब है, द पर्सन टू whom ट्रांसफरर ट्रांसफर्स हिज हर असेट इज नोन एज ट्रांसफरी, मतलब कि जिसको वो असेट या फिर वो इनकम मिल रही होती है उसको ट्रांसफरी बोलते हैं। उसके बाद रिवोकेबल, रिवोकेबल से क्या मतलब है, द राइट टू रिक्वायर और टेक बैक एनीथिंग लीगली which was given earlier under the agreement or settlement।
ऐसा जो है कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर आपने किसी को कोई असेट या कोई इनकम आपने ट्रांसफर की होती, मगर आप उसको फिर वापस कुछ टाइम पीरियड बाद ले सकते हो, कुछ ऐसा आपने एग्रीमेंट बनाया है कि हाँ भाई ये टाइम पीरियड के लिए आपको दे रहे हैं, इसके बाद वो वापस मेरे पास आ जाएगी अवसर। ठीक है, तो ऐसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट, रिवोकेबल एग्रीमेंट्स। ठीक है, या आपने कोई राइट अपना ट्रांसफर किया या आपने कोई अपना असेट ट्रांसफर किया कुछ टाइम पीरियड के लिए, आपने बोला कि मेरे पास उसको वापस लेने के हमेशा राइट होंगे कि मैं कभी भी आपसे वो असेट, वो इनकम, वो राइट वापस ले सकता हूँ। ठीक है, या कोई टाइम स्पेसिफाई कर दिया या फिर बोल दिया कि कभी भी मैं लाइफ टाइम में कभी भी वो वापस ले सकता हूँ। इस तरह का एग्रीमेंट को बोलते हैं रिवोकेबल एग्रीमेंट। ठीक है, पूरी तरीके से आपने ट्रांसफर नहीं किया। उसके बाद माइनर, अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ विच ही और सी लीगली बिकम्स एन एडल्ट। इन इंडिया एट प्रेजेंट अ पर्सन बिकम्स एडल्ट एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, तो बस हम लोग को इसी पे काम करना है, मतलब यही कंडीशंस देखनी है, कोई किसको ट्रांसफर कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिवोकेबल है कि नहीं। ठीक है, सपोज किसी ने टैक्स बचाने के लिए ऐसा रिवोकेबल एग्रीमेंट कर लिया कि भाई ये इनकम है या ये एसेट है, हम आपको दे रहे हैं, 1 साल के बाद वापस दे रहे हैं, तो उसने दिखा दिया कि भाई ये एसेट मेरे पास नहीं है, इस पे जो भी इनकम जनरेट हुई है उसके लिए मैं कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगी, और वापस कुछ टाइम पीरियड के बाद वापस कुछ एसेट ले लिया। तो ये सारे जो भी टैक्स अवॉइडेंस इंसिडेंस है, इनको कम करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्ट लाया गया है। ठीक है, या फिर कोई माइनर है, तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। ठीक है, मतलब कि आपने यहाँ पे क्या किया, इनकम को ट्रांसफर किया, कोई भी असेट है उससे आपने इनकम जनरेट की, और उस असेट को आपने ट्रांसफर नहीं किया दूसरे को, क्या ट्रांसफर किया, उससे जनरेट की हुई इनकम को आपने ट्रांसफर किया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है देखते हैं, सेक्शन 60 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60, section 60 is applicable if following conditions are satisfied। मतलब अगर आप सेक्शन 60 से क्या मतलब है, किसी भी इनकम को आप ट्रांसफर करते हैं दूसरे को और उस असेट को नहीं ट्रांसफर करते हैं, वो इनकम आपके लिए टैक्सेबल होगी। लेकिन कुछ कंडीशंस होती है जिनको टैक्स एंड एसेट, जो भी ट्रांसफर किया हुआ एसेट। आपकी आवाज नहीं सही से आ रही है। अभी वॉइस ठीक है? अभी ठीक है वॉइस? नहीं, यस यस सर। सर। अभी ठीक है? कुछ प्रॉब्लम है?
सर अब आपकी बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, अभी ठीक है? यस सर, बट सर आपकी वॉइस रिपीट हाँ, भी हो हाँ। रही है। ठीक है, मैंने सही कर दिया। मैं दूसरे आईडी से मैंने लॉगिन कर दिया, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं है, अभी इको भी नहीं हो रहा होगा। वो उधर कुछ प्रॉब्लम था उस सिस्टम में। नेटवर्क तो सही है। तो मतलब अभी तक जो भी चीज़ें मैंने बताई मेरे ख्याल से उधर सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं? ये पहले सही बताओ। आपने स्टार्ट किया था ये टॉपिक आपने। मतलब इसके पहले जो मैंने टर्म्स बताए थे ट्रांसफर, ट्रांसफरी, रिवोकेबल ये सारी चीज़ें समझ में आई? यस सर, यस। ठीक है, फिर ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट मतलब कि आपने उस इनकम कोई असेट है वहां से इनकम जनरेट की लेकिन उधर से आपने उस असेट को ना ट्रांसफर किया वो जो इनकम आपने जनरेट की उसको दूसरे को ट्रांसफर कर दिया क्यों टैक्स अवॉइड करने के लिए ठीक है तो अगर ऐसा टैक्स अवॉइड करने के लिए आप ऐसा कुछ करते हो तो आपके लिए वो इनकम भी टैक्सेबल होगी जो इनकम आपने दूसरे को ट्रांसफर की ठीक है कब अ, अ, वो यहाँ बताया गया है किस सिचुएशन में वो चीज यहाँ पे बताई गई है सेक्शन 60 इज एप्लीकेबल इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सबसे पहली कंडीशन क्या है द टैक्स पेयर ओन्स एन असेट मतलब टैक्स पेयर के पास उस असेट की ओनरशिप होनी चाहिए यानी जो ट्रांसफरर है द ओनरशिप ऑफ असेट इज नॉट ट्रांसफर्ड बाय हिम ठीक है तो यहाँ पर क्या कंडीशन है कि जो भी ओनरशिप है वो उस असेट की वो उसने ट्रांसफर नहीं किया जैसे मैंने पहले बताया उसने क्या ट्रांसफर किया जो भी इनकम उससे जनरेट की है ठीक है उस असेट से जो भी इनकम जनरेट की हुई है नेक्स्ट द इनकम फ्रॉम असेट इज ट्रांसफर्ड to any person under a settlement trust covenant agreement और arrangements ठीक है कोई सेटलमेंट होता है या कोई ट्रस्ट है कोई एग्रीमेंट अरेंजमेंट कुछ भी ऐसा कुछ होने की वजह से वो इनकम ट्रांसफर की गई है ठीक है द अबव ट्रांसफर मे बी रिवोकेबल और मे नॉट बी रिवोकेबल मतलब वो जो भी एग्रीमेंट जो भी किया गया है जो भी ट्रांसफर किया गया है वो रिवोकेबल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है मतलब रिवोकेबल ऑलरेडी अभी मैंने बताया है कि मतलब जब आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो कि वापस उसको असेट की जो भी आप कोई असेट या इनकम ट्रांसफर करते हैं तो वापस उसको लेने के भी उसमें एग्रीमेंट होता है कि आप उसको कभी भी वापस भी ले सकते हो ठीक है तो ऐसे एग्रीमेंट को बोलते हैं रिवोकेबल एग्रीमेंट तो यहाँ पर इससे मतलब नहीं है कि वो एग्रीमेंट रिवोकेबल है या नहीं है ठीक है दोनों चीजें पॉसिबल है और क्या है द अबव ट्रांसफर में बी अफेक्टेड एट एनी टाइम कभी भी वो अफेक्टेड मतलब कभी भी वो हो सकता है जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो जो भी आपने इनकम जनरेट की तब किया या उस इनकम जनरेट के पहले ही कर लिया या इनकम जनरेट करने के बाद किया वो कभी भी हो सकता है ठीक है अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं या फिर जो है क्लियर हो जाएगा जैसे यहाँ पे देखिए इलिस्ट्रेशन दिया गया दर्शित परमार ओन्स डिवेंचर वर्थ रुपीज 10 लाख इनके पास दो दर्शित परमार हैं इनके पास 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स है ठीक है ऑफ ABC लिमिटेड जिसका इंटरेस्ट कितना है एनुअल इंटरेस्ट बीइंग रुपीज 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपए जिसका इंटरेस्ट एनुअल इंटरेस्ट इनको मिलता है ठीक है on 1st April 2005 he transfers interest income to Mayur Tadbi ठीक है his friend विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ दीज डिवेंचर तो इन्होंने क्या किया इन्होंने केवल जो इंटरेस्ट जो उधर से जो इनको मिला डिवेंचर से इनको जो भी इंटरेस्ट मिला दो ठीक है उसको ट्रांसफर कर दिया मयूर जो इनके फ्रेंड है उसको ट्रांसफर कर दिया ठीक है लेकिन वो असेट को नहीं ट्रांसफर किया डिवेंचर्स को नहीं ट्रांसफर किया केवल जो इंटरेस्ट उससे उनको मिल रहा है वो इन्होंने जो है मयूर को ट्रांसफर कर दिया ठीक है
ओनरशिप ऑफ दिस डिबेंचर, ठीक है, ऑल्दो ड्यूरिंग 2005-6 इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज इज रिसीव्ड बाय मयूर ताडवी, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ दर्शित परमार एज पर सेक्शन 60। ठीक है, तो ये जो भी इनकम, जो ये इनकम है, जो इंटरेस्ट है, वो किसके लिए टैक्सेबल होगा? जो दर्शित परमार जिनके पास ओनरशिप है इस असेट की। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? ठीक है, यस सर। वही चीज मैंने बताई थी। जैसे आप फिर से देखते हैं यहाँ पे प्रोविजंस, यहाँ पे सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। द टैक्स पेयर ओन्स एन असेट, द ओनरशिप ऑफ असेट इज नॉट ट्रांसफर्ड बाय हिम, द इनकम ऑफ द असेट इज ट्रांसफर्ड बाय एनी पर्सन अंडर सेटलमेंट ट्रस्ट एग्रीमेंट अरेंजमेंट्स, द अबव ट्रांसफर मे बी रिवोकेबल, यहाँ पे कोई रिवोकेबल नहीं है, एंड द अबव, या कुछ ऐसा चीजें मेंशन नहीं की गई है, द अबव ट्रांसफर मे बी अफेक्टेड एट एनी टाइम। ठीक है, सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब ये जो भी टैक्स होगा, ये जो है किसको पे करना पड़ेगा? दर्शित परमार जिनके पास उस असेट की ओनरशिप है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 61, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, आपने असेट को ट्रांसफर किया लेकिन पूरी तरीके से नहीं, आप उसको कभी भी वापस ले सकते हो। वो चीजें हैं सेक्शन आपके 61 में, वो सारी चीजें कवर की गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है, इफ एन असेट इज ट्रांसफर्ड अंडर अ रिवोकेबल ट्रांसफर, इनकम फ्रॉम सच असेट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। The transfer of this purpose includes any settlement, trust, covenant, agreement or arrangements. ठीक है, if any of the following cases transfer is treated as revocable transfer। ठीक है, ये कंडीशंस देखते हैं, जो केसेस है यहां से क्लियर हो जाएगा। इफ एन असेट इज ट्रांसफर्ड अंडर अ ट्रस्ट एंड इट इज रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी। ठीक है, मतलब जो है वो कभी भी उसके जो भी बेनिफिशियरी है, जिसको वो बेनिफिट मिल रहा है, सपोज देखो यहाँ पर क्या है, ट्रांसफरी और बेनिफिशियरी दोनों एक भी हो सकते हैं, जिसको मतलब बेनिफिट उस असेट का मिल रहा है जिसको ट्रांसफर किया गया है, और ट्रांसफरी मतलब जिसको वो असेट मिली हुई। ठीक है, दोनों एक भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो उनको उनको अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट किया गया है कि उनकी लाइफ टाइम तक, यानी जो बेनिफिशियरी है या फिर जो ट्रांसफरी है, उनकी लाइफ टाइम तक कभी भी वो भी जो एग्रीमेंट है वो रिवोकेबल है। ठीक है, कभी भी उनसे वो असेट वापस ली जा सकती है। ठीक है, जैसा कि इसका एग्जांपल नीचे देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, एक्स ट्रांसफर्स अ हाउस प्रॉपर्टी टू अ ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ए एंड बी। तो एक्स हैं, इन्होंने ट्रांसफर किया है हाउस प्रॉपर्टी, किसको? एक ट्रस्ट को ट्रांसफर किया हुआ है, लेकिन इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, जो बेनिफिशियरी है वो है ए एंड बी। ठीक है, ये एग्रीमेंट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एक्स ने ट्रांसफर किया हाउस प्रॉपर्टी को, किसको? एक ट्रस्ट को, और वहां पे जो बेनिफिशियरी है वो ए एंड बी है। हाउएवर, एक्स हैज अ राइट टू रिवोक द ट्रस्ट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए एंड बी। जो भी बेनिफिशियरी है उनके उनके लाइफ टाइम तक कभी भी उसको रिवोक कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को, कभी भी वो असेट को वापस दे सकते हैं। ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, इट्स it is revocable transfer and income arising from the house property is taxable in hands of x। तो जो ट्रांसफरर है उसके, ये जो भी उस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम हो रही है वो किसके लिए टैक्सेबल है? जो भी ट्रांसफरर है, यानी कि जो मिस्टर एक्स है, उनको ही टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट कैसा है? रिवोकेबल एग्रीमेंट है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देते हैं, ऐसा ही कुछ है। एक्स ट्रांसफर अ हाउस प्रॉपर्टी टू ए, हाउएवर, अभी यहाँ पे इन्होंने ए को ट्रांसफर किया एक्स ने। हाउएवर, एक्स हैज अ राइट टू रिवोक द ट्रांसफर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए। यानी जो ट्रांसफरी है वो अपने उसके लाइफ टाइम तक कभी भी उस एग्रीमेंट को रिवोक किया जा सकता है, वापस ले लिया जा सकता है उस असेट को। ठीक है, तो इट इज ए रिवोकेबल ट्रांसफर एंड इनकम अराइजिंग फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये दोनों पॉइंट इधर क्लियर हो गए होंगे जो ऊपर दिए गए हैं।
if an asset transferred under the trust and it is revocable during the lifetime of beneficiary, if the asset is transferred to person and it is revocable during the lifetime of transfer. ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे सभी को। आगे बढ़ते हैं। If an asset is transferred before 1st April 1961, ठीक है, and it is रिवोकेबल विद इन 6 years, तो यहाँ तो सीधा सीधा हिसाब किताब है कि भाई कोई ऐसा असेट है जो 1961 1 अप्रैल 1961 से पहले ट्रांसफर किया गया है और उसको रिवोक किया जा सकता है कब तक, विद इन 6 ईयर, मतलब जब भी वो ट्रांसफर हुआ उसके बाद से 6 साल के अंदर में उसको रिवोकेबल है, 6 साल तक उसको वापस उसके राइट को उसको मतलब रिवोक किया जा सकता है, वापस उस असेट को जो भी ट्रांसफर है उसको मिल सकता है। ठीक है, कुछ ऐसा एग्रीमेंट अगर होता है तो वो भी रिवोकेबल ट्रांसफर है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर जो भी ट्रांसफर हुआ है वो 1 अप्रैल 1961 के पहले हुआ है, बाद हुआ है तब नहीं। बाद हुआ है तो आप अगर आप देखोगे कि रिवोकेबल है तो वहां पे आप कोई ड्यूरेशन नहीं काउंट करोगे कि हाँ 6 ईयर 7 ईयर 8 ईयर, नहीं। बाद में अगर रिवोकेबल है आप उसको रिवोकेबल की तरह ही ट्रीट करोगे। लेकिन अगर 1 अप्रैल 1961 से पहले ट्रांसफर हुआ है तो आप देखोगे कि विद इन 6 ईयर वो रिवोकेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा, अगर है रिवोकेबल तो टैक्सेबल होगा। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये एग्जांपल है, X transfers an asset on 31st March 1961, यानी 1 अप्रैल 61 से पहले का है, ठीक है। इट इज रिवोकेबल ऑन और बिफोर जून 1963, ठीक है, 6 साल के अंदर हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, विद इन 6 ईयर रिवोकेबल है, तो इट इज रिवोकेबल ऑन और बिफोर 6 जून 1963, तो 6 साल के पहले ही हो सकता है ये, ठीक है। इट इज रिवोकेबल ट्रांसफर। इनकम अराइजिंग फ्रॉम असेट इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ एक्स। तो अभी ये किसके लिए टैक्सेबल है, ये इनकम जो भी एक्स है जो ट्रांसफरर है उसके लिए ये इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होगी, ठीक है। Conversely, if X transfer an asset before 1st April 1961 and it is revocable after 6 years, ठीक है, अगर वो जो है जो भी 1961 1 अप्रैल से पहले ट्रांसफर हुआ है लेकिन रिवोकेबल कब है, आफ्टर 6 इयर्स, 6 साल के बाद रिवोकेबल है, तो इट इज नॉट टेकन एज ए रिवोकेबल ट्रांसफर, ठीक है। तो आपको बस केवल जब भी ट्रांसफर 1961 1 अप्रैल 1961 से पहले हुआ है उस समय आपको वो ड्यूरेशन काउंट करनी होगी कि कब वो रिवोकेबल है, कब तक वो विद इन 6 ईयर है या आफ्टर 6 ईयर है। आफ्टर 6 ईयर है तो आप उसको रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं मानोगे, ठीक है, और वो टैक्सेबल नहीं होगा, ट्रांसफरर के लिए वो टैक्सेबल नहीं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इफ द ट्रांसफर, fourth point, if the transfer contain any provision to retransfer the asset or income, retransfer मतलब वापस फिर से वही, ठीक है, retransfer the asset or income therefrom to the transferer directly or indirectly, wholly और partly, मतलब पूरी तरीके से या फिर जो है wholly और partly, मतलब पूरा असेट जो भी है या पार्टली कुछ एक पार्ट आप वापस से रीट्रांसफर करते हो, प्रोविजन में आपके ऐसा कुछ है, एग्रीमेंट में ऐसा कुछ है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, होली और पार्टली, तो आप उसको रिवोकेबल एग्रीमेंट मानोगे। और फिफ्थ कंडीशन, इफ द ट्रांसफरर हैज एनी राइट टू रीअज्यूम पावर ओवर द असेट, ठीक है, वो वापस उसके राइट उसके पास आ जाएंगे, उस असेट से रिलेटेड पावर आ जाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, होली और पार्टली, ठीक है। देखते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये X transfer as an asset. X transfer an asset under the terms of transfer on or after April 1st, 1998. He has a right to utilize the income of asset for his benefit. मतलब क्या है, इन्होंने ट्रांसफर किया असेट को
मगर उनके पास अभी भी राइट है टू यूटिलाइज द इनकम ऑफ द असेट फॉर हिज बेनिफिट। लेकिन अभी उनके पास राइट है कि उस इनकम, जो भी उस असेट से जो भी इनकम आ रही है, उसको यूटिलाइज कर पाए। उन्होंने असेट तो ट्रांसफर किया, मगर ही हैज अ राइट टू यूटिलाइज द इनकम ऑफ द असेट फॉर हिज बेनिफिट। ठीक है। हाउएवर ही हैज नॉट एक्सरसाइज्ड द राइट एज येट। लेकिन उन्होंने उस राइट को एक्सरसाइज नहीं किया अभी तक। On 1st April 1998, income of the asset would be taxable in hands of X, even if has not exercised the aforesaid right। मतलब कहने का ये है कि अगर सपोज X ने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसफर किया असेट को, मगर इनके पास अभी भी उस असेट से रिलेटेड राइट्स हैं कि आप उनके जो भी असेट से जो भी इनकम जनरेट की जा रही है, वो वापस वो उसको यूटिलाइज करने का राइट इनके पास है। जैसे अभी हम लोग ने डिवेंचर का एग्जांपल लिया था। सपोज एक्स ने डिवेंचर जो है वाई को इन्होंने ट्रांसफर किया, ठीक है। वहां से जो इनकम जो जनरेट हो रही थी, कितनी हो रही थी? इंटरेस्ट 1 लाख रुपए इनकम जनरेट हो रही थी। तो वो 1 लाख रुपए इन्होंने डिवेंचर तो 10 लाख रुपए के जो डिवेंचर्स थे वो तो ट्रांसफर कर दिए, मगर ये उसमें एग्रीमेंट में लिख दिया कि जो भी इससे इस इनकम इस असेट से जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, यानी जो इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए, उसको मैं भी अपने बेनिफिट के लिए यूटिलाइज कर सकता हूँ। आप मतलब आफ्टर ट्रांसफर भी मैं उस इंटरेस्ट को यूटिलाइज अपने बेनिफिट के लिए कर सकता हूँ। इस तरह का कुछ एग्रीमेंट बना। तो इस तरह के एग्रीमेंट में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो टैक्स पे करना पड़ेगा, वो ट्रांसफरर को टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे उसने उस बेनिफिट को लिया ही नहीं। अगर वो एग्रीमेंट में है कि भाई आप कभी भी उस बेनिफिट को, उस इनकम को आप का बेनिफिट ले सकते हो, मगर उसको अवेल नहीं किया, मगर फिर भी आपको ही टैक्स पे करना है। जो ट्रांसफरर है, जिसने ट्रांसफर किया है वो असेट को, उसको ही उस इनकम पे टैक्स पे करना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में देखिए, एक्स ट्रांसफर एन एसेट अंडर द टर्म्स ऑफ एक्स ट्रांसफर एन एसेट अंडर द टर्म्स ऑफ ट्रांसफर, he has a right to use the asset for personal benefit। ठीक है। यहाँ पर इनके पास क्या राइट है? इन्होंने ट्रांसफर तो कर दिया एक्स ने असेट को, मगर अभी इनके पास राइट क्या है? ही हैज ए राइट टू यूज वो द असेट फॉर पर्सनल बेनिफिट। वो उस असेट को पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। उनके पास ओनरशिप नहीं है, उन्होंने वो ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, मगर वो अपने बेनिफिट के लिए उस असेट को यूज कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह का कुछ एग्रीमेंट बना ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स व्हेनेवर ही वांट्स। ठीक है। जब भी उनको चाहिए होगा, उस असेट को वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। टिल डेट ही हैज नॉट एक्सरसाइज द राइट। लेकिन उन्होंने उस राइट को एक्सरसाइज नहीं किया। लेकिन फिर भी इट इज अ रिवोकेबल ट्रांसफर। द एंटायर इनकम फ्रॉम द असेट वुड बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ एक्स। जो ट्रांसफरर है, जिसने असेट को ट्रांसफर किया है, उसी के लिए वो जो भी इनकम जनरेट की जा रही है उस असेट से, वो टैक्सेबल। ठीक है। तो ये आपका हो गया सेक्शन रिवोकेबल एग्रीमेंट्स, जो यहाँ पर आपके टैक्सेबल होते हैं अंडर सेक्शन 61। ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है किसी पॉइंट में? वैसे ये सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगे जब हम लोग और सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट अप्रैल 1961 वाला कॉन्सेप्ट एक बार ब्रीफली बता अच्छा दीजिए। ठीक है, 1961। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1961 में क्या बताया गया है। देखो, अगर कोई भी ट्रांसफर 1 अप्रैल 1961 के बाद हुआ है, तो वहां तो कुछ नहीं करना है आपको, बस ये देखना है कि रिवोकेबल है कि नहीं। ठीक है। अगर है तो आपको वो टैक्सेबल होगा, ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं जो भी ट्रांसफर 1 अप्रैल 1961 के पहले हुआ है। ठीक है। तो वहां पर मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो विद इन 6 ईयर रिवोकेबल है कि नहीं है। मतलब कि अगर 1961 की बात करें तो 61 से 62, 60, 63, 64, 65, 66, 67। ठीक है। अगर वो 61 में हुआ है तो 67 तक जो है रिवोकेबल है कि नहीं है। अगर रिवोकेबल है तो आपका वो टैक्सेबल होगा, जो भी ट्रांसफर के अकाउंट में। ठीक है।
रिवोकेबल मतलब रिवोकेबल से मतलब समझ रहे हो कि मतलब आप उस एसेट को वापस, आपके पास राइट है कि उस एसेट को वापस आप ले सको या उससे जो भी इनकम जनरेट की जा रही है उसको आप वापस ले सको। ठीक है, ये राइट जब भी उस ट्रांसफरर के पास होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिवोकेबल होगा। तो अगर आपके पास आपने ट्रांसफर किया हुआ है 1 अप्रैल 1961 से पहले ट्रांसफर किया गया है और आपके पास विद इन 6 इयर्स अब अगर रिवोकेबल राइट्स हैं, आप रिवोक कर सकते हो उस कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को, तब उस कंडीशन में जो भी इनकम उस एसेट से जनरेट की जा रही है, वो टैक्सेबल होगी ट्रांसफरर के लिए। ठीक है? वो जैसे नहीं मैंने हुई तो बताया फिर 19 हाँ? सर अगर नहीं हुई मतलब 6 ईयर से ज्यादा है, मतलब अगर 61 से पहले, तो ये टैक्सेबल इनकम जो यूज कर रहा है उस पे होगा, वो फिर हाँ, वो भी ट्रांसफरी ट्रांसफरर में के लिए होगा। टैक्सेबल नहीं होगा। ट्रांसफरर के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। इट इज़ देखो लिखा है इट इज़ नॉट टेकन एज़ अ रिवोकेबल, तो वो उसको आप रिवोकेबल ट्रांसफर मानोगे ही नहीं ना। नहीं मानोगे तो वो ट्रांसफरर के लिए नहीं होगा, फिर वो जिसके पास ओनरशिप है उसके लिए टैक्सेबल। ठीक है? तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ये 1 सेकंड। हाँ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दिया कंक्लूजन दिया गया है इस जो भी एक्ट था 61 रिवोकेबल एग्रीमेंट के रिलेशन में, मतलब कि द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। देयर इज असेट which is transfer under a revocable transfer, income from aforesaid asset is taxable in hands of transferor। तो यहाँ पे जो भी इनकम अगर आपका रिवोकेबल ट्रांसफर है तो वो टैक्सेबल किसके लिए होगा? ट्रांसफरर के लिए। ठीक है? और सच इनकम इज टैक्सेबल एज एंड व्हेन द पावर ऑफ रिवोक अराइजेस। कब वो टैक्सेबल है? जब भी वो रिवोक जो राइट है, जो पावर है, जब भी वो जनरेट होती है, जब भी ये ये चीज जब भी वो रिवोकेबल जो भी एग्रीमेंट जो एक्टिव होता है या जब भी आपके पास वो राइट आते हैं ट्रांसफरर के पास, उस समय ही उस ट्रांसफरर के लिए वो इनकम taxable। ठीक है? The above rule is applicable even if the power to revoke has not been exercised। जैसे अभी मैंने बताया, अगर वो पावर कब जनरेट हो रही है, कब वो राइट्स मिल रहे हैं, वही देखना है। ये नहीं देखना है कि कब आपने उस राइट को यूज किया। यूज किया, नहीं किया उससे मतलब नहीं है। अगर आपके पास पावर है, पावर टू रिवोक, तो यानी कि आपके लिए वो इनकम टैक्सेबल होगी। ट्रांसफरर के लिए वो इनकम टैक्सेबल। ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं। ये आपका है सेक्शन 64 व्हेन इंडिविजुअल इज असेसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ स्पाउस। अभी स्पाउस का केस देखते हैं, हस्बैंड वाइफ की, भाई कब हस्बैंड की इनकम या वाइफ की इनकम क्लब की जाए। ठीक है? व्हेन एन इंडिविजुअल इज असेसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ स्पाउस। यार मेरे ख्याल से हो तो नहीं पाएगा, चलो ठीक है, स्टार्ट तो कर ही देते हैं। Section 64(1)(2) is applicable if following conditions are satisfied. The taxpayer is an individual। सबसे पहली कंडीशन ये है कि टैक्सपेयर इंडिविजुअल हो, कोई कंपनी नहीं हो सकती, कोई एचयूएफ नहीं हो सकता, कोई ठीक है दूसरा कोई एंटिटी नहीं हो सकता। टैक्सपेयर को इंडिविजुअल होना जरूरी है, सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर। दूसरी कंडीशन, ही शी हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न। मतलब कि ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। कोई भी कंसर्न मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए किसी एक का।